प्रियांशी की शादी प्रियम से हुई थी। प्रियम मुंबई में नौकरी करता था और अपने मम्मी पापा को भी अपने साथ मुंबई शिफ्ट करवा लिया था। प्रियांशी के ससुराल में प्रियम, उसके मम्मी पापा और उसकी एक बड़ी शादीशुदा ननद सोनाक्षी थी, जो कि मुंबई में रहती थी। शादी के बाद कुछ दिनों के लिए सोनाक्षी मायके में ही रुकी थी। आखिर नई नई भाभी घर आई थी तो कुछ दिन तो वहाँ रहती, लेकिन प्रियांशी को ऐसा लगता था कि ननद सोनाक्षी के मायके पर उसका कुछ ज़्यादा ही आधिपत्य चलता है। शादी के 2-3 दिन बाद सोनाक्षी प्रियांशी से पूछ रही थी, और प्रियांशी, तुम्हें अपने सारे गहने तो पसंद आए ना? बहुत ही चुन चुन कर खरीदे थे मैंने। लेकिन प्रियांशी तो अलग ही मूड में थी और उसे लग रहा था कि वह इस घर की इकलौती बहू है, तो यहाँ पर ननद के हिसाब से सारे फैसले क्यों होते हैं और उसके गहने उसने पसंद क्यों किया। उसने बोला, हाँ दीदी, ठीक तो है, लेकिन एक बार मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दिया गया होता तो मैं भी अपनी पसंद से कुछ ले लेती। सब कुछ तो आपने अपनी पसंद से ले लिया। इस पर सोनाक्षी ने बोला, अरे, तो तुमने यह बात पहले बोली होती या फिर प्रियम को बोला होता अपने गहनों की शॉपिंग करने के लिए। मैं और मम्मी गए थे गहनों की शॉपिंग करने और मैंने सारे लेटेस्ट डिज़ाइन ही निकलवाए थे, जो आजकल फैशन में है, और सब लोग यही ले रहे हैं। लेकिन प्रियांशी ने तुनक कर बोला, ज़रूरी तो नहीं दीदी कि सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी यही लूँ। हो सकता है मेरी पसंद कुछ अलग हो। सोनाक्षी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों प्रियांशी सोनाक्षी को देखकर ज़्यादा ही चिढ़ती थी और उसे लगता था कि वह अपने मायके पर कुछ ज़्यादा ही अधिकार चला रही है। उसे अपने ससुराल चले जाना चाहिए। अब उसके मायके की बहू प्रियांशी बन चुकी है तो सारे फैसले वही करेगी। ऐसे ही एक दिन सोनाक्षी ने बोला, और प्रियांशी, तुम्हें अपने कमरे के पर्दे पसंद आ रहे हैं ना? देखो कितने खूबसूरत हल्के कलर में लिए हैं। लेकिन फिर प्रियांशी ने मुंह बनाकर बोला, हाँ, पर मुझे तो डार्क कलर पसंद है और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहे। आप लोगों ने कुछ भी खरीदारी करने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? सोनाक्षी को बड़ा ही अजीब लगा। तब तक प्रियांशी ने बोला, और आप लोगों ने चढ़ावे में जितनी भी साड़ियाँ भेजी थी, मुझे एक भी पसंद नहीं आ रही। अरे, जब वीडियो कॉल का ज़माना है तो एक बार मुझे कॉल करके दिखा देते। सारा कुछ तो आपने अपनी पसंद से ले लिया। बहुत ही गंदे तरीके से प्रियांशी ने यह बात सोनाक्षी से कही तो सोनाक्षी ने भी जवाब दे दिया, हाँ, तो अपने पति को बोला होता कि अपने ऑफिस से वक्त निकाल कर तुम्हारे लिए शॉपिंग करता। मैं तो खुद अपने ससुराल में बिज़ी रहती हूँ। मम्मी ने ही बहुत फोर्स किया तो मैं आ गई थी। अब मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी खरीदने से पहले बार बार तुम्हें वीडियो कॉल करूँ और तुम्हें दिखाकर तुम्हारी चॉइस पूछूँ। यह सब उम्मीद तुम प्रियम से ही रखो तो ठीक रहेगा। बाकी तुम जानो। मेरी जिम्मेदारी जितनी थी मैंने निभा दी। अब आगे जो करना है अपने हिसाब से कर लो। लेकिन प्रियांशी ने भी बोला, अब क्या करना है? शादी तो हो गई, साड़ियाँ तो चढ़ गई, पर्दे तो लग गए। अब सब कुछ तुरंत बदल थोड़ी ना दिया जाएगा। सोनाक्षी को बहुत ही अजीब लग रहा था और प्रियांशी को सोनाक्षी का मायके में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह बात बात पर सोनाक्षी को ताने मार रही थी, क्या दीदी, आपका तो बढ़िया है, लोकल ही ससुराल और मायका है। एक पाँव ससुराल में और एक पाँव मायके में, मज़ा ही मज़ा है। दोनों जगह अपना राज चलाओ। मायके में बेटी बनकर हुक्म चलाओ और ससुराल में बहू बनकर। सोनाक्षी ने बोला, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अपने ससुराल की इकलौती बहू हूँ मैं, और मेरे सास ससुर दोनों बीमार रहते हैं। वह तो मम्मी ने बहुत जिद की तो 10-12 दिनों के लिए मैं यहाँ पर रुक गई, वरना मैं तो यहाँ आ भी नहीं पाती। इतनी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे पास। 10-12 दिनों के लिए एक मेड लगा कर आई हूँ अपने सास ससुर के लिए, जो अलग से सारे काम करे, क्योंकि उनके बस का नहीं है कुछ भी संभाल पाना। दोनों बीमार रहते हैं। तो प्रियांशी ने बोल दिया, तो फिर आपको तो इतने दिन मायके में रुकना ही नहीं चाहिए। शादी के बाद पहले ससुराल देखा जाता है। सोनाक्षी को बहुत जोर का गुस्सा आया। साथ ही साथ रंजना जी को भी बहुत जोर का गुस्सा आया और उन्होंने बोला, प्रियांशी, अभी तुम्हें आए 4 दिन हुए नहीं हैं कि तुम इस घर पर अपना हुक्म चलाने लगी। भूलो मत, मैं तुम्हारी सास हूँ और इस घर की मालकिन, और सोनाक्षी तुम्हारी बड़ी ननद है।
तमीज़ से बात करो सोनाक्षी से। प्रियांशी ने भी तुनक कर बोला, और मैं भी इस घर की इकलौती बहू हूँ। और यह बोलकर वह तमतमाते हुए अपने रूम में चली गई। रात में प्रियम आया तो उसने प्रियम से बोला, देखो प्रियम, शादी के पहले क्या होता था क्या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब इस घर में कोई फैसला सोनाक्षी दीदी नहीं लेने वाली, बल्कि मैं लूँगी। वह कौन होती है मेरे घर का फैसला लेने वाली? प्रियम ने बोला, अरे तो अभी तुम्हें आए दिन ही कितने हुए हैं? क्या तुम शादी से पहले ही इस घर के फैसले लेने लगती? अभी तो तुम आई हो, कहकर वह हंसने लगा। तो प्रियांशी ने बोल दिया, हाँ तो कम से कम शादी की शॉपिंग तो तुमने की होती, तो मेरी पसंद का सामान तो मुझे मिलता। प्रियम ने बोला, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुझे ऑफिस से रोज़ छुट्टी लेनी पड़ती, और तुम्हें तो पता है ना, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मुझे लिमिटेड छुट्टियाँ मिलती हैं। फिर मेरी सैलरी कटती है, और इतना नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के लिए वैसे भी मुझे काफ़ी लंबी छुट्टी लेनी पड़ी। वह तो सोनाक्षी दीदी की इतनी मिन्नत की तो वह यहाँ आ गई और मम्मी की हेल्प करवा दी, वरना मम्मी तो अकेले परेशान हो जाती। लेकिन प्रियांशी अलग ही मूड में थी और वह बोली, हेल्प नहीं करवा दी, अपने हिसाब से सब कुछ करवाया, सिर्फ मुझे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। प्रियम ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह ऑफिस से थक कर आया था और उसका बहस करने का कोई मूड नहीं था। सोनाक्षी को समझ में आ चुका था कि प्रियांशी का स्वभाव बहुत अलग है, और वह अगले दिन ही अपने ससुराल के लिए निकल गई। रंजना जी को भी प्रियांशी की हरकत पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन प्रियांशी के हिसाब से सोनाक्षी ने कुछ ज़्यादा ही आधिपत्य बना रखा था अपने मायके पर, जिसे वह हर कीमत पर ख़त्म करना चाहती थी। प्रियांशी के इस व्यवहार की वजह से रंजना जी ने उसे टोक दिया और बोला, देखो प्रियांशी, तुम अभी अभी आई हो तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस उम्मीद में मत रहना कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी के महत्व अपने जीवन में कम कर लूँगी। वह मेरी बेटी है और उसका पूरा हक है मेरे ऊपर। यह उसका मायका है, जितना हक प्रियम का है उतना ही सोनाक्षी का भी है। सुनकर प्रियांशी के तन बदन में आग लग गई और उसने बोला, हक था मम्मी जी, और अब वह सारे हक मेरे हो चुके हैं, और इस घर के सारे फैसले अब मैं ही करूँगी। रंजना जी ने ज़्यादा बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और वह भी अपने कमरे में चली गई। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। प्रियांशी सोनाक्षी से बहुत कम बात करती थी, और सोनाक्षी भी उसकी शादी के बाद से मायके नहीं आई थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि प्रियांशी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन अब फ़ोन पर तो माँ बेटी की पूरी बातें होती थी, जिस पर अक्सर प्रियांशी की नज़र रहती थी। एक बार रंजना जी ने अपने लिए कॉटन की साड़ियाँ खरीद कर लाई थी और वीडियो कॉल पर सोनाक्षी को दिखा रही थी, और सोनाक्षी ने बोला, मम्मी, इनमें से एक साड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, आप उसे बदल दो। यह सब कुछ प्रियांशी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसने बोला, क्या आप अपने हर फैसले अपनी बेटी से पूछ कर लेती हैं? अरे आपने अपनी पसंद से साड़ियाँ लाई हैं तो उसे पहनिए ना, वह कौन होती है बोलने वाली कि आप इसे बदल दो। इस पर रंजना जी ने बोला, वह मेरी बेटी है और मैंने शुरू से ही उसके पसंद की साड़ियाँ पहनी हैं, क्योंकि उसकी पसंद बहुत अच्छी है। इस पर प्रियांशी ने बोला, पसंद तो मेरी भी बहुत अच्छी है, आपने मुझसे पसंद करवा ली होती। यह सुनकर रंजना जी ने बोला, 3 बार बोला था तुम्हें मेरे साथ मार्केट चलने के लिए, पर तुम टाल मटोल कर रही थी, तो मैं अकेली ही चली गई। अब क्या बताने आई हो कि तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी है? मुझे जो समझ में आया मैं लेकर आ गई, और वैसे भी यह साड़ियाँ मुझे पहननी है। मैं देख लूँगी कि क्या करना है और क्या नहीं। जाहिर सी बात है, प्रियांशी की हरकतें देखकर रंजना जी को भी गुस्सा आता था, और जब प्रियांशी बात बात पर सोनाक्षी को ही टारगेट किया करती थी, यहाँ तक कि उनके फ़ोन पर बात करने पर भी उसे कष्ट था, तो रंजना जी उससे बोल देती थी, क्यों, तुम अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात नहीं करती क्या, जो मैं अपनी बेटी से फ़ोन पर बात ना करूं? और फिर प्रियांशी को ऐसा लगता था यह सब कुछ सोनाक्षी ही करवा रही है, वही अपनी मम्मी को भड़काती रहती है। रंजना जी भी अब प्रियांशी को ज़्यादा मुंह नहीं लगाती थी, क्योंकि उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसे हर बात में सोनाक्षी में बस कमियां ही कमियां दिखती थी, और वह हर हाल में सोनाक्षी को पूरी तरह से अपने मायके से काटना चाहती थी। खैर, इसी तरह से करीब 1 साल का वक्त बीत चुका था, और अब प्रियांशी ने ज़िद पकड़ ली थी कि उसे पूरे घर का रेनोवेशन करवाना है, अपने कमरे का कलर चेंज करवाना है, जबकि अभी उसकी शादी के वक्त ही सारे घर में पेंटिंग हुई थी,
पर उसकी ज़िद के आगे प्रियम को उसकी बात माननी ही पड़ी। प्रियांशी बोल रही थी, मैं तो इस बार अपनी पसंद से सारे घर में पेंटिंग करवाऊंगी, अपने पसंद के कलर लगवाऊंगी। कितना लाइट कलर लगवा दिया है मेरे बेडरूम में। लेकिन तभी सोनाक्षी का फ़ोन आया और उसने बोला, मम्मी, प्रियांशी के बेडरूम में लाइट कलर का ही पेंट लगवाना, डार्क कलर मत करवाना, उसे साफ मना कर देना। और हाँ, पूरे घर में भी लाइट शेड ही रखना और कोई भी नया इंटीरियर मत करवाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो जैसा है वैसे ही रहने देना। और अंजना जी बोल रही थी, हाँ तो तू आ जा और एक बार देख ले क्या कैसे करवाना है। तू जो जैसा बोलेगी वैसा ही तो सब कुछ होगा। यह सब कुछ सुनकर प्रियांशी के तन बदन में आग लग गई और उसने बोला, क्यों? सोनाक्षी दीदी क्यों आकर डिसाइड करेंगी कि क्या कलर होगा, क्या इंटीरियर होगा? या मेरा घर है, मेरा कमरा, मेरी मर्जी। वह कौन होती है यहाँ पर निर्णय लेने वाली? रंजना जी ने ज़्यादा बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। बस इतना बोला, सोनाक्षी जो बोलेगी, जैसा बोलेगी वही इस घर में होगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं चाहिए। अब तो प्रियांशी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आने लगा और उसने सोच लिया था कि इस बार तो वह ऐसा कुछ होने नहीं देगी। जो कुछ भी होगा उसकी पसंद से होगा। थोड़ी देर में सोनाक्षी घर आ चुकी थी और उसके आते ही प्रियांशी ने ताना मारा, क्यों दीदी, ऐसे तो मायके नहीं आती हो। अब जब घर में पेंटिंग का काम हो रहा है तो अपना निर्णय मेरे ऊपर थोपने के लिए चली आई। लेकिन इस बार तो मैं सब कुछ अपने हिसाब से ही करवाऊंगी, क्योंकि इस घर की बहू मैं हूँ और यह मेरा कमरा है। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाली? सोनाक्षी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा रंजना जी के पास चली गई और बोली, मम्मी देखो, कलर चेंज करवाना है तो आप करवा लो, लेकिन बिल्कुल लाइट कलर में पूरे घर की पेंटिंग होनी चाहिए। डार्क कलर एक भी नहीं आने चाहिए और इंटीरियर में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही रहने देना। आप समझ रही हो ना? रंजना जी ने बोला, ठीक है बेटा, जैसा तू बोले। फिर सोनाक्षी ने आगे बोला, और प्रियम के कमरे में तो थोड़ा भी बदलाव नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा बदलाव भी प्रियम के कमरे में मुझे नहीं चाहिए। यह सुनते ही प्रियांशी बिल्कुल बौखला गई और उसने बोला, आप कौन होती हैं यह डिसाइड करने वाली कि मेरे कमरे में क्या होगा और क्या नहीं? यह मेरा घर है और यह मेरा बेडरूम है, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। आप जाकर अपना घर संभालो। इस पर सोनाक्षी ने बोला, वही संभाल रही हूँ मैं और मैं ही संभालूंगी। कहकर सोनाक्षी ने अपनी मम्मी की ओर देखा और चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर रंजना जी ने प्रियांशी से बोला, देखो प्रियांशी, कलर चेंज करवा लो, लेकिन डार्क कलर नहीं होंगे, और इंटीरियर का भी कलर चेंज करवा लो, पर कोई नया इंटीरियर घर में नहीं होगा। सोनाक्षी ने साफ मना किया है। इस पर प्रियांशी ने बोला, लेकिन यह मेरा घर है तो मेरे हिसाब से इसमें काम होगा। अब रंजना जी ने बोला, तुमसे किसने कह दिया कि यह घर तुम्हारा है? तो प्रियांशी ने बोला, ठीक है, यह आपका ही घर है, लेकिन इस घर की बहू मैं हूँ, तो यह मेरा कमरा है। और आपकी बेटी कौन होती है मेरे कमरे का कलर डिसाइड करने वाली? अब रंजना जी ने बोला, पहली बात तो अभी इस घर में पेंटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अभी 1 साल पहले ही तुम्हारी शादी के वक्त पूरा घर रेनोवेट हुआ था, लेकिन तुम्हारी ज़िद पर हम दोबारा पेंटिंग करवा रहे हैं। और दूसरी बात, यह मेरा अपना घर नहीं है, यह किराए का घर है। सुनकर प्रियांशी को झटका लगा और उसने बोला, लेकिन मेरी शादी के वक्त तो जब मेरे पापा मेरा रिश्ता लेकर आपके यहाँ आए थे तो आपने बोला था कि आपका अपना घर है। इस पर रंजना जी ने बोला, हाँ तो तुम्हारे पापा मम्मी रिश्ता लेकर हमारे अपने घर ही तो आए थे। वह बनारस वाला घर, वह हमारा अपना घर है और उसकी मालकिन मैं हूँ। और जब तक तुम्हारे ससुर जी यानी कि प्रियम के पापा ने नौकरी की तब तक हम बनारस में ही रहते थे और वहीं पर हमने अपना घर खरीद लिया था। लेकिन प्रियम हमारा इकलौता बेटा है और उसकी नौकरी मुंबई में लग चुकी है। हाँ, तुम्हारे पापा को हमने बोला था कि यह हमारा अपना घर है, लेकिन वह इस घर के लिए नहीं, बनारस वाले घर की बात हुई थी। शायद तुम लोगों को समझने में गलती हुई होगी। यह किराए का घर है। इस पर प्रियांशी ने बोला, हाँ तो ठीक है, किराए का घर है तो भी सोनाक्षी दीदी कौन होती है यह डिसाइड करने वाली कि कौन सा कलर होगा और कौन सा नहीं, और इंटीरियर में थोड़ा भी चेंज होगा या नहीं?
जब हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कलर करवाएंगे, और अगर किसी को दिक्कत है तो इस घर के मकान मालिक को होनी चाहिए, ना कि सोनाक्षी दीदी को। वह कौन होती हैं इस घर के फैसले लेने वाली? अब रंजना जी ने बोला, वही लेगी इस घर के फैसले, और वह जो बोलेगी वही इस घर में होगा। प्रियांशी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस घर के सारे फैसले मैं लूँगी। तो रंजना जी ने बोला, तो फिर अपने लिए नए घर का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि इस घर में तो तुम फैसला नहीं ले सकती, और मैं और तुम्हारे पापा अपने बनारस वाले घर में जाकर रह लेंगे। प्रियांशी ने बोला, हाँ, तो जब किराए का घर लेना ही है तो यह किराए का घर ही तो है, फिर हम घर क्यों बदले? इस पर रंजना जी ने बोला, क्योंकि इस घर के फैसले तो सोनाक्षी ही हमेशा लेगी, क्योंकि वही इस घर की मालकिन है, यह उसके ससुर जी का घर है। सुनकर प्रियांशी हिल गई। रंजना जी ने आगे बोला, और जो बेडरूम तुम और प्रियम इस्तेमाल करते हो ना, वह उसके सास ससुर का बेडरूम है, जिसमें उन्हें थोड़ा सा भी बदलाव पसंद नहीं है। पूरे घर में भी उन्हें थोड़ा सा भी बदलाव पसंद नहीं है, क्योंकि सोनाक्षी के सास ससुर ने अपनी मेहनत की पहली कमाई से इस घर को बहुत शौक से खरीदा था और अपने हिसाब से सजाया था। फिर धीरे धीरे आमदनी बढ़ती गई तो उन्होंने बड़ा घर खरीद लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। इस घर को उन्होंने ताला मार कर रखा था, कभी किराए पर भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि उन्हें अपने घर में थोड़ा सा भी बदलाव पसंद नहीं था और किराएदार उनके घर को ठीक से देखभाल नहीं करते। इस घर से उनकी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब प्रियम की नौकरी मुंबई में लगी तो मुंबई में फ्लैट्स का किराया सुनकर हमारी हालत ख़राब हो गई। प्रियम की सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, और अगर वह किराए का फ्लैट लेता तो उसके सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए में निकल जाता, फिर तो घर चलाना मुश्किल हो जाता। इसलिए सोनाक्षी ने ही अपने सास ससुर से बात करके यह घर हमें दिलवा दिया था, इस हिदायत के साथ कि हम इसके रंग और इंटीरियर में कभी कोई चेंज ना करें। सोनाक्षी के सास ससुर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला, अरे कोई बात नहीं, रिश्तेदार तो एक दूसरे के काम आते हैं। वह तो हमसे किराया भी नहीं लेते, बस उनकी एक ही शर्त है कि हम इस घर को अपने घर की तरह ख्याल रखेंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तुम्हें पता भी है, इस फ्लैट का किराया देना तो प्रियम के बस की बात भी नहीं है। अगर इतने बड़े घर का किराया देना पड़े तो कितना किराया जाएगा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? प्रियम की सारी सैलरी उसमें ही निकल जाएगी। वहाँ तो तुम्हारी ननद बहुत समझदार है और उसे पता है कि प्रियम की अभी नई नई नौकरी लगी है और उसे अभी घर गृहस्थी संभालनी है, इसलिए उसने अपने भाई के लिए इतना कर दिया, वरना उसे क्या पड़ी थी, उसकी क्या जिम्मेदारी थी? उसके पास तो मुंबई जैसे शहर में अपने 2-3 घर हैं, और अगर वह तुम्हारे पति की मदद नहीं करती तो अभी जो तुम यहाँ शान की ज़िंदगी जी रही हो ना, इस अच्छी सोसाइटी में, इसकी जगह किसी चौल में पड़ी रहती, क्योंकि प्रियम उतना ही किराया अफोर्ड कर पाएगा। अभी 1.5 साल ही तो हुआ है उसकी नौकरी लगे, और तुम सोनाक्षी से ही बोल रही हो कि वह कौन होती है इस घर का फैसला लेने वाली। आड़े वक्त में सोनाक्षी के ससुर जी ने हमारा साथ दिया है, और सोनाक्षी ने हमसे वादा लिया है कि हम इस घर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और यहाँ उसके हिसाब से रेनोवेशन का काम होगा, ना कि तुम्हारे हिसाब से, समझी? और मालकिन बनने का बहुत शौक है ना, तो अपने पति से बोलो तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना घर खरीद दे, या तुम्हें एक अलग घर में शिफ्ट करवा ले। यहाँ पर तो वही होगा जो सोनाक्षी चाहेगी। कोई भी लड़का नौकरी लगते ही अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता, वक्त लगता है। मैंने भी अपनी शादी के 15 साल बाद अपना घर बनवाया था, समझी? कहकर रंजना जी भी अपने कमरे में चली गई और प्रियांशी खड़ी देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर की मालकिन वह खुद को समझ रही थी, उस घर की असली मालकिन उसकी वही ननद थी जिसे वह उसके ही घर में आने से रोक रही थी। लेकिन फिर भी प्रियांशी ने रात में प्रियम से बात की, पर प्रियम ने साफ मना कर दिया और बोला, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं मुंबई में किराए का घर लेकर रह सकूं, और अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है तो तुम्हें मम्मी पापा के साथ बनारस जाकर रहना पड़ेगा। मैं किसी पीजी में एडजस्ट कर लूँगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अब तुम खुद सोच लो। प्रियांशी को समझ में आ चुका था कि इस घर का असली मालकिन कौन है, और वह चुपचाप रंजना जी के पास गई और उनसे बोला, आप सोनाक्षी दीदी को बोल दीजिए कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है पेंटिंग करवाने की, जब ज़रूरत होगी तब हम पेंटिंग करवा लेंगे, और चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। रंजना जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आई और उससे बोला, देखो प्रियांशी, तुमने एक अनजानी सी दुश्मनी
सोनाक्षी से पाल रखी है, जबकि सोनाक्षी ऐसी नहीं है। वह मेरी बेटी है और बहुत समझदार है। तुमने उसे आते के साथ ही कितने ताने मार दिए, लेकिन उसने कभी कुछ खास रिएक्ट नहीं किया है। और अब तो तुम सारी बात जानती ही हो। देखो, अपनी ननद से बना कर रखो। इस बड़े शहर में ज़रूरत पड़ने पर वही तुम्हारे काम आएगी। और रही बात घर के फैसले लेने की, तो तुम्हारी शादी के पहले तो तुम यहाँ के फैसले नहीं लेती ना, और तुम्हारी शादी के बाद से अपने सारे पर्सनल फैसले तो तुमने लिए हैं ना। और रही इस घर के फैसले की बात, तो यह जिसका घर है उसके हिसाब से ही तो चलेगा। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। प्रियांशी इस बात को समझ चुकी थी और वह सोनाक्षी को फ़ोन लगा रही थी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए।